व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिक्टेटर मोदी इज केजरीवाल अरेस्ट द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं द शाम शर्मा शो में। भाई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, वीडियो के बाद हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू ही होने वाले हैं वीडियो के अंदर। देखते हैं पूरी वीडियो और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि भाई लोग देश के लिए जेल जाना कब शुरू करेंगे, और उनकी भविष्यवाणी आज सच निकल गई। Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. साहब बात पर बिल्कुल कायम रहे वैसे। क्या बात है? अब क्या करें, उन्होंने ही कहा था आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के रिस्पांस में काफी बड़े बड़े रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक डे है। #Black Lives Matter। लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म होने के कगार पर है और 2024 का इलेक्शन भारत को बचाने का लास्ट चांस है, और उसके बाद भारत रहेगा ही नहीं। पूरी राजनीति डेमोक्रेसी 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 डेमोक्रेसी। तो आइए आज के एपिसोड में देखते हैं कि क्या भारत सही में चाइना जैसा डिक्टेटरशिप बन चुका है, क्या केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाया गया है, और फाइनली क्यों जो लोग केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बातों में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे केजरीवाल जी के सपोर्टर्स भी जो देश में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करना चाहते। क्या है वो प्रॉब्लम, आइए पता करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको सेक्युलर प्रणाम। अब देखिए, केजरीवाल जी को प्यार से किंग ऑफ यू टर्न्स बोला जाता है क्योंकि वो अक्सर जो बातें बोलते हैं उस पर मुकर जाते हैं, और लगता है कि उनके सपोर्टर भी उनके अरेस्ट के बाद उनसे काफी इंस्पायर हो रहे हैं। मैं तो अपने काम से आया हुआ हूँ। आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं, यही गलती हो गई, इसीलिए तो साहब पकड़ के ले आए मुकेश जी। ये आपका है ही नहीं। नहीं तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इसलिए मैं साहब ने पकड़ लिया। केजरीवाल जिंदाबाद। कुछ लोगों ने कहा है कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे है। ब्लैक डे नहीं, ब्लैक लेबल डे बोलना चाहिए। ब्लैक लेवल डे लिकर स्कैम है ना, इसलिए। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। नहीं अच्छा लगा जोक? This guy sucks. सॉरी। आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना जी कह रही हैं कि केजरीवाल जी तो इतने केपेबल आदमी हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। वर्क फ्रॉम होम सुना था, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी सुना था, वर्क फ्रॉम जेल पहली बार सुन रहे हैं। खैर, अलेजिडली लालू यादव जैसे काम कर रहे हैं तो लालू यादव से ही वर्क इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज है, डायबिटीज वाले आदमी को क्यों आपने जेल में डाल दिया? अरे यार, आप इंडियन जेल को जानते नहीं हो यार। हैं? आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर जो जेल में है, सत्येंद्र जैन, जब उनको जेल में मसाज मिल सकता है तो केजरीवाल जी को जेल में इंसुलिन क्यों नहीं मिल सकता? सबसे ज्यादा दुखी लेकिन लगता है दुग्गल साहब है। ओ भाई, दुग्गल साहब का तो ऑलरेडी मानना है कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है पूरी तरह से और डिक्टेटरशिप आ चुकी है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। और उनके हिसाब से केजरीवाल जी का अरेस्ट इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अगर देश में डेमोक्रेसी को बचाना है तो लास्ट अपॉर्चुनिटी 2024 की है। 2024 के बाद भारत देश बचेगा ही नहीं। एक मैडम जी ने तो डायरेक्ट बराक ओबामा से हेल्प मांग ली। बराक ओबामा पे ही क्यों रुक गई मैडम? आयरन मैन को भी टैग कर लेती, थॉर को भी टैग कर लेती, कैप्टन अमेरिका को भी टैग कर लेती, रियाना, मिया खलीफा, विन डीजल, टेलर स्विफ्ट, BTS, सबको टैग कर लेना था यार। ओबामा पे ही क्यों रुक गई? ओबामा तो प्रेसिडेंट भी नहीं रहे। अब आप जरा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में भी सोचिए, उनके लिए भी बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। अब वो कंप्लेन तो बहुत कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, बहुत गलत हो गया है, लेकिन अगर आप सोचिए तो राहुल गांधी जी की पार्टी है जिसने आम आदमी पार्टी के लिकर स्कैम के बारे में सबसे पहले आवाज उठाई। सबसे पहले बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही है। उनकी पार्टी है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अरेस्ट के लिए सबसे पहले केस फाइल किया था। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जितना लिकर में भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ है उसके बराबर ही और चीजों में भी ये काम चल रहे हैं। सबको पता था 100 करोड़ का स्कैम किया है। ऊपर से अरविंद केजरीवाल वही इंसान है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत करप्ट भी बोला है। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सलमान खुर्शीद घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, जमीन घोटाला,
आदर्श घोटाला। अब आप सोचिए राहुल गांधी के दिल में कितनी विडंबना है। एक तरफ तो वो शायद खुश हो रहे होंगे कि उनके एक बड़े पॉलिटिकल राइवल अरेस्ट हो गए हैं, दूसरी तरफ उनको दुख भी होगा कि जो इतनी मेहनत से हमने इंडिया अलायंस बनाई थी उसमें एक बंदा नीतीश कुमार तो ऑलरेडी हमको छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुका है, दूसरा बंदा अरेस्ट हो गया। और जिस तरह वेलकम फिल्म में अक्षय कुमार ने कहा था कि खत्म हो जाएगा, उसी तरह से राहुल गांधी भी सोच रहे होंगे कि मेरा तो पूरा का पूरा अलायंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था बहुत विडंबना है। प्रियंका गांधी कहती है कि भाई देश में अनऑफिशियल इमरजेंसी चल रही है। इस तरह का दृश्य, पॉलिटिकल राइवल्स का गिरफ्तारी देश में इनको पहली बार देखने को मिल रहा है। पहली बार? सही बोला। कहीं कुछ भूल तो नहीं रही है प्रियंका जी? बवासीर कुमार, माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। रवीश कुमार जी ने तो केजरीवाल जी के अरेस्ट होने के 10 मिनट के अंदर अंदर ही एक वीडियो निकाल दिया। वीडियो में जनरली वही सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बातें चल रही थी। मीडिया ने बहुत बेईमानी कर ली इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश की जनता के साथ। अब यही खबर घर घर पहुंचेगी, विपक्ष भ्रष्ट है, विपक्ष के नेता जेल में हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी इन्होंने वीडियो कैसे निकाल दी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि जब केजरीवाल जी को पहला ईडी का समन्स आया होगा उसी टाइम पर इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो वो तो पहले समन के बाद ही वीडियो निकालने वाले थे, लेकिन केजरीवाल जी बार बार ईडी को गच्चा दे दे के निकले जा रहे थे। Why are you running? Why are you running? तो 8 बार केजरीवाल जी ने ईडी को गच्चा दिया और 8 बार ये बेचारे अपलोड करते करते रह गए। फाइनली जब ईडी ने इनको अरेस्ट किया तब इन्होंने सोचा कि चलो हमारा वीडियो भी निकल सकता है। अब कई लोग आज सोशल मीडिया पर फ्री केजरीवाल ट्रेंड कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि कश्मीरी हिंदू जो हैं, जिनका मजाक दिल्ली पार्लियामेंट में केजरीवाल जी ने उड़ाया था, वो आज क्या सोच रहे होंगे। अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। तो देखिए मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई केजरीवाल जी को अरेस्ट क्यों किया गया है, क्या है ये पूरा केस, क्या बिना किसी रीजन के केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। आइए इस पूरे केस के बारे में जानते हैं। देखिए ईडी के मुताबिक केजरीवाल जी की लीडरशिप में जो लिकर एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 में बनाई गई थी, उसकी वजह से कुछ बड़े बिजनेसेस को एक्स्ट्रा फेवर दिया गया था, जिसके एवज में इन बड़े बिजनेसेस ने कुछ ब्राइब्स प्रोवाइड की थी आम आदमी पार्टी को। तो ये लिकर लाइसेंस की पॉलिसी क्या है? देखिए दिल्ली में 2003 से शराब की बिक्री के लिए L1 और L7 के लाइसेंस दिए जाते हैं। L1 लाइसेंस दिया जाता है होलसेलर्स के लिए जो बल्क में खरीदते हैं, और L7 लाइसेंस दिया जाता है इंडिविजुअल सेलर्स के लिए। हर साल ये जो वेंडर्स हैं ये अपनी लिकर बेचने की लाइसेंस मेंटेन करने के लिए फीस भरते हैं। पुरानी लिकर पॉलिसी के हिसाब से शराब बेचने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे DSIIDC, DCCWS, DTIDC, DSESC जैसे डिपार्टमेंट्स के हाथ में था। इस पुरानी लिकर पॉलिसी में एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सेलर को 25% वैल्यू एडेड टैक्स भरना पड़ता था, और ये टैक्स इतना बड़ा था, इतना प्रॉब्लमैटिक था कि इसकी वजह से लिकर की एक ब्लैक मार्केट बन गई थी, जिससे जनता को घाटा होता था कि भाई ब्लैक मार्केट में कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं था लिकर का, तो बहुत गंदी क्वालिटी का लिकर आपको मिल सकता था, जिससे आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकती थी, और गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू था वो भी जा रहा था। इसलिए फिर नवंबर 2021 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई लिकर नीति लागू की। इन्होंने कहा कि इस लिकर नीति से ये जो माफिया राज है वो खत्म होगा, कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा, और उसके ऊपर से गवर्नमेंट के भी सरकारी खजाने में 3500 करोड़ का फायदा होगा। इस पॉलिसी के तहत पूरे दिल्ली को 32 जोन्स में बांट दिया जाएगा, और हर एक जोन में 27 शराबों की दुकान खोली जा सकती है। इस हिसाब से टोटल 849 दुकानें दिल्ली में खोली जा सकती है लिकर की। खास बात यह थी कि इस पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो लिकर बेचने के धंधे से ही बाहर निकल जाएगी, और इस पूरे लिकर बेचने के धंधे को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया का कहना था कि भाई लिकर बेचने का काम गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये काम तो पाकिस्तानी आर्मी का है। तो दारू बेचने के धंधे को पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, और ये बिडिंग सिस्टम पर लोगों को लाइसेंसेस दिए जाएंगे। अब इसमें यह बड़ा चेंज आया कि पहले लाइसेंस लेने के लिए बिजनेसेस को 5 लाख तक देने पड़ते थे, आज वहीं एक लाइसेंस लेने का प्राइस 5 करोड़ तक कर दिया गया। अब इस पॉलिसी में देखिए ऑन द सरफेस ऐसा कुछ बुरा तो दिख नहीं रहा, लेकिन जुलाई 2022 में दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, जो कि सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं, वो गए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। उन्होंने कहा कि इस लिकर पॉलिसी में कुछ लोचा है यार। उन्होंने कहा कि ये लिकर पॉलिसी जो है वो छोटे बिजनेसेस को बेसिकली लात मार के बाहर निकाल रही है, और इस लिकर पॉलिसी की वजह से जितना भी अल्कोहल सेल का बिजनेस है वो बड़े बड़े बिजनेसेस आकर घेर लेंगे, क्योंकि पहले लिकर
लाइसेंस का दाम अराउंड 8 लाख था, 10 लाख था, तो छोटा व्यापारी कुछ ना कुछ करके 8-10 लाख तो जमा कर सकता है। लेकिन अब नए पॉलिसी में आपने उस लाइसेंस का दाम अराउंड 11 करोड़ तक कर दिया है। वो तो किसी छोटी बिजनेस के लिए बेसिकली इम्पॉसिबल है। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, आम आदमी पार्टी ने बेसिकली आम आदमी के ही पेट पे लात मार दी। आयरनी देखिए, आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। ये तो वही हुआ कि बीटीएस आर्मी बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाती है और बीटीएस के मेंबर्स को ही सूत के वापस आ जाती है। जिस क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए बीजेपी को गालियां दी जाती थी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वही क्रोनी कैपिटलिज्म आम आदमी पार्टी भी प्रैक्टिस कर रही है। अब क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि आप एक कुकिंग कंपटीशन में हैं और आपको एक पार्टनर अलॉट किया जाता है उस कुकिंग कंपटीशन में। जजेस ने कुकिंग कंपटीशन में आपको पार्टनर दिया एक 5 साल का बच्चा, लेकिन आपके कंपटीटर का पार्टनर गॉर्डन रैमजी को बना दिया गया। तो भाई आपके कंपटीटर को अनफेयर एडवांटेज मिला ना। यही क्रोनी कैपिटलिज्म भी होता है कि अगर गवर्नमेंट किसी एक तरह के बिजनेसेस को अनफेयर एडवांटेज दे दे, यानी फ्री मार्केट कंपटीशन को दबाया जा रहा है और एक तरह के बिजनेसेस को और इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्स्ट्रा फायदा दिया जा रहा है, ये होता है क्रोनी कैपिटलिज्म। तो इतना हाई बैरियर टू एंट्री आपने डाल दिया लिकर बिजनेस में आने का कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस ही अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से एक बड़ा बिजनेस था साउथ ग्रुप, जिन्होंने बड़ी संख्या में यहां पर लिकर दुकानें खरीदनी शुरू कर दी दिल्ली में। साउथ ग्रुप कैसे इन्वॉल्व है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने एलजी सक्सेना के पास जाकर इसे इन्वेस्टिगेट करने को कहा। और जैसे ही आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को खबर मिली कि एलजी के पास चीफ सेक्रेटरी गए हैं कि इस पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट किया जाए, वैसे ही आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को तुरंत वापस भी ले लिया। अब सवाल यह उठता है कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो इतनी जल्दी आपने इस पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया? अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सीबीआई की इंक्वायरी करना चाहते हैं इस पॉलिसी के ऊपर तो क्या तकलीफ है? आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, इतनी जल्दी वापस लेने की क्या जरूरत है? मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में जाते हैं और एक कमरे में जाकर बोलते हैं कि यहां जो भी पॉकेट मार है उसको मैं एक थप्पड़ मारूंगा, और ये सेंटेंस सुनते ही एक बंदा उठ के भागने लगे कमरे के बाहर, तो उस बंदे के ऊपर थोड़ा शक तो जाएगा ना। और क्योंकि ये एक्साइज पॉलिसी 6 महीने के अंदर अंदर ही वापस ले ली गई, जो बड़े बिजनेसेस थे जिन्होंने आकर छोटे बिजनेसेस को लात मार के दिल्ली से बाहर निकाला था और इतनी सारी लिकर की दुकानें खरीदी थी, इतना इन्वेस्टमेंट किया था, वो नाराज हो गए कि यार हमने इतना पैसा लगा दिया और उसके बाद तुमने इतनी जल्दी कानून भी वापस ले लिया, हमारा इतना फालतू में घाटा हो गया। तो इनमें से कुछ बड़े बिजनेसेस जो थे वो चिढ़कर फिर ईडी के इन्फॉर्मर बन गए। चीटिंग करता है तू। और इन इन्फॉर्मर से बात करने के बाद ईडी एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें कुछ बड़े एलिगेशंस लगते हैं आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर। पहला कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने इस लिकर पॉलिसी के थ्रू अलेजेडली कुछ गिने चुने बड़े बिजनेसेस को अनड्यू फायदा पहुंचाया है। ईडी ने कहा है कि अलेजेडली ये जो बिजनेसेस थे, इन्होंने जो न्यू लिकर पॉलिसी आई है इसमें उनको फेवरेबल टर्म्स मिले, इसके बदले में आम आदमी पार्टी को किकबैक्स यानी फंडिंग प्रोवाइड की है। और ये जो पैसे इनको मिले हैं, इन पैसों को पंजाब और गोवा के असेंबली इलेक्शंस में इस्तेमाल भी किया गया है। एक दिनेश अरोड़ा नाम का बड़ा ठेकेदार है जो सरकार का इन्फॉर्मेंट बन गया। इस बंदे ने ईडी को कहा है कि इसने पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से कनेक्शन बनवाया, उसके बाद संजय सिंह ने इसका मनीष सिसोदिया से कनेक्शन करवाया, और फिर दिनेश अरोड़ा ने अलेजेडली कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने उससे कहा कि आपके फायदे के लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। और फिर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि उसने जो आम आदमी पार्टी को पैसे दिए, वो पैसे आम आदमी पार्टी ने 2020 के पंजाब इलेक्शंस में इस्तेमाल किए। और ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल भी हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये अगर सच है तो एक क्लियर क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है। ईडी ने यह भी एलेज किया है कि अपने इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये पाया कि आम आदमी पार्टी ने साउथ ग्रुप नाम की एक बड़ी कंपनी को भी अनड्यू फेवर दिया है। इस साउथ ग्रुप की एक मेंबर है के कविता, जो फॉर्मर तेलंगाना सीएम की बेटी भी हैं। ईडी ने एलेज किया है कि के कविता ने साउथ ग्रुप की तरफ से केजरीवाल जी से लॉबी किया था कि साउथ ग्रुप को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएं। इस केस में तेलंगाना की पार्टी वाईएसआर के एमपी श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मनुता भी इन्वॉल्व हैं, जो कि पुलिस के खबरी बन गए हैं। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स और साउथ ग्रुप के कई मेंबर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में, और ईडी एलेज कर रही है कि घूस के रूप में 100 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। इस बात को बुची बाबू नाम के एक आदमी के व्हाट्सएप मैसेजेस से भी कोरॉबरेट किया गया है, इस बात की पुष्टि की गई है। बुची बाबू कौन है? बुची बाबू एक आदमी है जो कि के कविता, जिन्होंने साउथ ग्रुप के लिए केजरीवाल को लॉबी किया था, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब आप देखिए कि जिस क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए बीजेपी को अटैक किया जाता है कि मोदी जो है वो अंबानी को और अडानी को अनड्यू बेनिफिट्स देता है,
वही एग्जैक्ट आरोप ईडी ने केजरीवाल के ऊपर लगाया है। मतलब इस हिपोक्रेसी को देखिए कि ये तो वही बात हुई कि अनन्या पांडे दूसरे एक्टर्स को बोल रही हैं कि उन एक्टर्स को इंडस्ट्री में अनफेयर एडवांटेजेस मिल रहे हैं। ईडी ने ये अलेजिडली कहा है कि जो किकबैक्स उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिए हैं उसके बदले में साउथ ग्रुप को होलसेलर बिजनेसेस इंडो स्पिरिट्स का कंट्रोल भी मिला है, कई रिटेल जोन्स का कंट्रोल मिला है और पेर्नो रिकॉर्ड का एक्सक्लूसिव बिजनेस भी मिला है और उनको L1 लाइसेंस भी ग्रांट किया गया है। इसके बावजूद कि उनके ऊपर मल्टीपल कंप्लेंट्स लगे हैं कि उन्होंने 2021 के एक्साइज पॉलिसी का वायलेशन किया है। ईडी ने यह भी एलिज किया है कि उनके पास एविडेंस है कि जो 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को ब्राइब में मिले हैं वो उन्होंने गोवा के इलेक्शंस में भी इस्तेमाल किए हैं। ये जो पैसे हैं ये पार्ट कैश पार्ट बिल पेमेंट्स में मिस चैरियट प्रोडक्शंस को दिए गए थे। ये वो एजेंसी है जिसको आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शंस के आउटडोर कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल किया था। चैरियट प्रोडक्शंस के एक एम्प्लॉय ने इस बात की पुष्टि भी की है अकॉर्डिंग टू ईडी। और इसलिए ईडी ने कहा है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अल्टीमेट लीडर हैं, वो इस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व भी थे, इसलिए उनको इस किकबैक स्कीम के बारे में पता भी होना चाहिए था और कौन से पैसे कहां जा रहे हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए था। इसलिए उनके ऊपर ये केस लगा है और इसलिए उनको ये जेल हो रही है। अब इसके रिस्पॉन्स में आम आदमी पार्टी और आतिशी मारलेना कह रहे हैं कि भैया पैसा है कहां, अगर हमने पैसा लिया है तो वो पैसा दिखाओ तो सही। लेकिन जो बड़े बड़े डीलर्स थे जो पुलिस के खबरी बन गए हैं उन्होंने कहा है कि भैया पैसा हमने दिया है, ये रहे पैसे की रिसीट, पैसा मिल नहीं रहा है क्योंकि ये पैसा उन्होंने ऑलरेडी पंजाब और गोवा के इलेक्शंस में उड़ा दिया है। जैसा कि बाबू भैया ने कहा था कि मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। तो जब पैसा ऑलरेडी इलेक्शंस में उड़ चुका है तो वो पैसा दिखेगा कैसे? इन रीजंस की वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर आप बीजेपी पर उंगली उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी है। आप सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे भारत को इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में इतना इंस्पायर किया था। मैं खुद अन्ना हजारे केजरीवाल से इतना इंस्पायर हुआ था जब मैं कॉलेज में था, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर था। उस पार्टी पर जो इंडियन पॉलिटिक्स को साफ करना चाहती थी, जिसने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे दिल्ली में इलेक्ट होने के बाद। हमारा मकसद केवल इस देश के लिए, हमारा मकसद इस देश को भ्रष्टाचार, महंगाई और सांप्रदायिकता से छुटकारा दिलाने का है। उस पार्टी पर आज इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस लगे हैं, हर एक बड़े लीडर पर करप्शन के केसेस लगे हैं। ये इस पार्टी के लिए एक बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए कि उसने अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को इतना बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने अपने वोटर्स के विश्वास के साथ वही हाल किया जो एल्विश ने मैक्स टर्न के साथ किया, बजा दिया। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है, वो एक बड़े ऑपोजिशन के लीडर है, इसलिए मीडिया में बहुत आवाजें चल रही है कि भाई डेमोक्रेसी की मौत हो गई है, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, इनको अभी तक बेल पर रिलीज क्यों नहीं किया? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। What we are witnessing is the death of democracy. ऑपोजिशन ये कह रही है कि डिटेंशन विदाउट कन्विक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको विदाउट कन्विक्शन जेल में रखा नहीं जा सकता। अब देखिए इस बात में पॉइंट तो है, ये पॉइंट मैं समझता हूं, इस पॉइंट से मैं अग्री भी करता हूं, लेकिन कोर्ट्स के मुताबिक भी इस प्रैक्टिस में दो बड़े एक्सेप्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्शन है कि अगर भागने का डर हो कि इस बंदे को अगर हमने छोड़ दिया तो ये कहीं बाहर ना भाग जाए विजय माल्या की तरह, और दूसरा कि ये बंदा इतना पावरफुल है कि सबूत में कहीं गड़बड़ी ना करे, इंटरफेरेंस ना करे, सबूत को खत्म करने की कोशिश ना करे। अब ये सेकंड वाला जो एक्सेप्शन है ये डेफिनेटली केजरीवाल के केस में पॉसिबल है। वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, एक और स्टेट में इनकी बड़ी गवर्नमेंट है और इनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लगे हैं कि इन्होंने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है। आपको याद होगा कि विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर जो कि इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि दिल्ली सीएम ने इतना पैसा क्यों खर्च किया अपने घर की रिनोवेशन में, वहां कहीं कुछ करप्शन का मामला तो नहीं। राजशेखर जी ने कहा था कि उनकी केस की फाइल्स के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, इंटरफेयर करने की कोशिश की गई है। इस पूरे इंसिडेंट का कुछ समय पहले सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। A post-midnight break-in into the Vigilance Secretary, Special Secretary's room. तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का जो सेकंड एक्सेप्शन है वो एक्चुअली अप्लाई करता हो, इसलिए केजरीवाल जी को नहीं छोड़ा गया हो। और जहां तक कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ये अपनी स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी का, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। वो जब गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल करती है इस प्रॉब्लम को सीरियसली सॉल्व नहीं करना चाहते। देखिए मैं अभी खुलकर बोलने को यह तैयार हूं कि सिसोदिया जैसे लीडर्स को इतने एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए जेल में रखना विदाउट कन्विक्शन मुझे पर्सनली गलत लगता है। मुझे लगता है कि कोर्ट्स और ईडी जो
है वो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने थोड़ा झुक रहे हैं, और इन ब्रांचेस को इस तरह से गवर्नमेंट के सामने झुकना देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। और ये बात एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी जिसमें 2014 से 2022 के बीच में अगर आप देखें तो ईडी ने जो केसेस फाइल किए हैं उनमें से 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप देखिए कि इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जब ऑपोजिशन पार्टीज में होते हैं तो उनके ऊपर कई सारे करप्शन के केसेस और क्रिमिनल केसेस लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लीडर्स ऑपोजिशन पार्टीज छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो केसेस तुरंत गायब हो जाते हैं। सब गायब हो गया है। एक बड़ा एग्जाम्पल है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा कि जैसे ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, उनके ऊपर जो केस लगे हुए थे वो सारे ठंडे पड़ गए। ऑनेस्टली सोचिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बीजेपी तो बेसिकली टाइड का बाप है, इनको अपना खुद का डिटर्जेंट लॉन्च करना चाहिए मार्केट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर आवाज उठाई है कि कोई भी एजेंसी लोगों को बिना ट्रायल के अनिश्चित समय तक जेल में नहीं रख सकती। अगर इन्वेस्टिगेशन 60 या 90 दिनों में पूरी नहीं होती है तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई बार ये एजेंसीज क्या करती हैं कि ताकि लोगों को छोड़ना ना पड़े, इसलिए आरोपियों को बेल से वंचित करने के लिए उनके ऊपर सप्लीमेंट्री चार्जेस फाइल कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को भी बहुत हेवीली क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया के साथ और टू एन एक्सटेंट उमर खालिद के साथ भी इस तरह की प्रैक्टिस की जा रही है। अब आप कहेंगे कि चलो बढ़िया, अच्छी बात है, हमने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसे सॉल्व कैसे करें। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इस प्रॉब्लम को अगर हम एक्चुअली परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए बायपार्टिसन सपोर्ट की जरूरत है, यानी सभी पार्टीज, सभी लोगों को साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम आवाज तभी उठाते हैं जब सिर्फ एक पार्टी इस तरह के काम करती है। जब बाकी पार्टीज इस तरह के काम करती हैं तो हमारे मुंह में फेविकॉल चला जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। हम आम आदमी पार्टी को ही देखते हैं। आप देखिए कि अभी हाल में ही पंजाब पुलिस पंजाब के बाहर जाकर, जम्मू में जाकर एक यूट्यूबर को गिरफ्तार करती है जो आम आदमी पार्टी के एमपी से जुड़े हुए एक यूनिवर्सिटी के पास प्रोस्टिट्यूशन को एक्सपोज कर रहा था। रचित कौशिक नाम का एक यूट्यूबर है जो सब लोकतंत्र नाम का एक चैनल चलाता है। उसने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया था। उसके बदले में पंजाब पुलिस ने पंजाब के बाहर जाकर, मुजफ्फरनगर में जाकर एक फैमिली वेडिंग से रचित कौशिक को उठाकर पंजाब ले गए थे, जहां पर उसको जेल में डाला और धमकाया था। उसकी फैमिली कितने दिनों तक चिंतित थी कि भाई हमारा बच्चा गया कहां। याद करिए कि पंजाब पुलिस ने तजिंदर पाल बग्गा नाम के एक बीजेपी लीडर को भी पंजाब से बाहर जाकर, दिल्ली में जाकर अरेस्ट करके पंजाब ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज उसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। और ये लीडर सिर्फ बीजेपी वाले और यूट्यूबर्स ही नहीं लगा रहे। कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने भी ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है उनको हरास करने के लिए। पंजाब कांग्रेस कमेटी के चीफ अमरिंदर सिंह राजा ने भी यही इल्जाम लगाया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं है, तमिलनाडु की डीएमके जो है, उन्होंने भी तमिलनाडु पुलिस का इस्तेमाल किया था स्क्विंट नियॉन नाम के एक अकाउंट को बिहार में जाकर परेशान करने के लिए। और जब स्क्विंट नियॉन नहीं मिला तो उसके भाई को उठा के ले गए। यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को भी चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया था डीएमके के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। तमिलनाडु पुलिस तो बिहार में जाके मनीष कश्यप को भी जाके हरास करके आए हैं ये लोग। भाई ये बहुत दिखे आ रहे के बाजी जाम आने वाले मर्द हैं। और ये तो सिर्फ यूट्यूबर्स की बात है। याद करिए जब मुंबई पुलिस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली अर्नब को गिरफ्तार किया था और उनको उठाकर ले गए थे क्वेश्चनिंग करने के लिए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क editor-in-chief Arnab Goswami has been arrested by the Raigad police. याद करिए कि किस तरह से लोगों ने उसकी खुशी मनाई थी कि हाँ देखिए अर्नब को किस तरह से पुलिस उठाकर ले गई, वाह कितनी खुशी की बात है। आज वही लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी का शोक मना रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज की गवर्नमेंट्स ने भी जहां जहां पर वो पावर में है उन्होंने अपनी स्टेट एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया है अपने क्रिटिक्स को गिरफ्तार करने के लिए और हरास करने के लिए। Zee News editor Sudhir Chaudhary and business editor Samir Ahluwalia were arrested and booked under charges of conspiracy and extortion after the forensic lab authenticated the video proof produced by Congress leader Naveen Jindal. आप याद कीजिए कि 2002 के जब दंगे हुए थे उसके बाद कितने सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बैठाई गई थी, कितनी बार बुलाकर मोदी को सीबीआई ने इंटेरोगेट किया था, 4-5 बार किया था, दिन भर बिठा कर इंटेरोगेट किया था और बार मोदी जी गए थे और बार इंटेरोगेट होने के बाद देखिए उन्होंने क्या बोला था। विस्तार से बातचीत उन्होंने मेरे से की है। उनको जो सवाल पूछने थे मैंने पहले से ही कहा है कि भारत के संविधान, भारत का कानून सुप्रीम है और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं।
यूपीए के समय पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक केज्ड पैरट बोला था, मतलब पिंजरे का तोता जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज पर नाचता है। यूपीए के समय पर कई राजनीतिक दल जैसे सपा, बीएसपी और डीएमके ने भी कहा था कि सीबीआई का हमें इतना डर है कि हमारी पार्टी के खिलाफ सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, इस वजह से हम गवर्नमेंट को समर्थन देते हैं। मुलायम सिंह ने सामने से आकर ये बात कही थी। जब डीएमके ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था, तुरंत ही उनके लीडर के ऊपर सीबीआई का रेड पड़ गया था। और यूपीए के राज में भी ईडी ने कुल अराउंड 26 नेताओं पर जांच की थी। इनमें से मेजॉरिटी जो नेता थे वो ऑपोजिशन के नेता थे। तो ये पैटर्न जब आप देखते हैं, ये पैटर्न आपको क्या दिखाता है? ये पैटर्न आपको दिखाता है कि इन स्टेट एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में होती है तो स्टेट एजेंसीज का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। आप कह रहे हैं ना कि आज मोदी की डिक्टेटरशिप चल रही है, तो आज के समय पे देख लीजिए किस तरह से दूसरी पार्टीज एक्ट कर रही हैं। अक्टूबर 2022 में बंगाल पुलिस ने एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो टीएमसी के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा था। 9 जनवरी में बंगाल पुलिस ने 10 जर्नलिस्ट पर एफआईआर दर्ज किया था क्योंकि वो बंगाल में वंदे भारत पर हुए स्टोन पेल्टिंग पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऑप इंडिया जैसे राइट विंग आउटलेट्स को भी टारगेट किया है। उनके ऊपर 4 अलग अलग केसेस डाले हैं। उनके एडिटर को कलकत्ता छोड़कर भागना पड़ा। अक्टूबर 2019 में 28 साल के एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया था कलकत्ता में क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर कुछ कह दिया था। याद करिए कि महाराष्ट्र में मराठी एक्टर केतकी चिताले को भी गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने शरद पवार के ऊपर एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक सैटिरिकल कॉमेडी सीरीज बना दी थी। देखिए, पॉइंट ये है कि मैं खुलेआम ये कहने को तैयार हूं कि बीजेपी फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती है और शायद एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए। इसके बावजूद कि ऑपोजिशन के खिलाफ ऑन पेपर क्लियर सबूत दिख रहे हैं, एटलीस्ट जो ईडी कह रही है उसके हिसाब से। लेकिन जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये सिर्फ अकेले बीजेपी नहीं कर रही है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है। जब तक हम ये नाटक करते रहेंगे कि बीजेपी डेमोक्रेसी को मार रही है, बाकी सारी पार्टीज बेचारी इतनी मेहनत कर रही हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। ये बहुत वैलिड और सही पॉइंट उठाया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं। तब तक ये प्रॉब्लम देखिए सॉल्व नहीं होगी। इंडिया में डेमोक्रेसी आज खतरे में नहीं आई है, आजादी के समय से ये खतरा मंडरा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम आइडियोलॉजी के नाम पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इग्नोर करते हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। आज भी हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर डटे रहेंगे। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिना सभी पार्टीज को कटघरे में खड़ा किए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है या सारी पार्टियां ऐसा करती हैं? ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर परिणाम। भाई इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं रहता है, वो चीज़ तो आप देखोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है, वहां से जो फैसला आता है आपको पता ही है, फिर वो वहां पर कभी भी बिना एविडेंस के सबूत नहीं होता। ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे अगर जेल टेन्योर बढ़ा, वो बेल ना देना, ये देना, मुझे लगता है ये क्या पता इन्फ्लुएंस हो सकता हो, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर हम नहीं बोल सकते कि अंदर क्या हो रहा होगा। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे जब कोई इल्जाम लग के, जब प्रॉपर, जब वो क्या कहते हैं, गिल्टी प्रूवन जब होता है, क्योंकि जब तक जैसे भी मान लो अरविंद केजरीवाल को वहां लिया गया है, हर एक चीज हो रही है, क्वेश्चनिंग हो रही है, लेकिन वो बोलते, कोर्ट भी क्या कहता है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो जब गिल्टी प्रूव हो जाता है उसके, और वो सुप्रीम कोर्ट करता है, टाइम लगता है, हर एक चीज होती है, वो जो जजमेंट जब आती है, लेकिन उससे पहले लगता है कि हाँ, जो गवर्नमेंट अगर पावर में होगी, क्या पता। भैया देखा गया हमेशा इन्फ्लुएंस, जिस तरीके भाई ने सबूत भी दिखाया हर एक चीज। मुझे लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की अगर कोई कोशिश करता है तो मुझे लगता है वो चीज सही नहीं है किसी भी हद तक। कई बार ऐसा होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ना थोड़ा ओवर द टॉप जाके बहुत कुछ हो भी जाता है, हमने देखा भी है ये। हाँ, बहुत सारे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे वो चीज वो कंट्रोल नहीं करते, वहां थोड़ी सी ढील दे देते हैं कि कोई नहीं है ना, क्योंकि अनटिल अनलेस वो कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी कुछ ऐसा ना हो। तो देखते हैं अभी इस मामले में क्या डेवलपमेंट आगे निकल के आता है, कि क्या इन्वॉल्वमेंट आम आदमी पार्टी का बड़े लेवल पर था, नहीं था, क्या कुछ घोटाला हुआ है। बहुत तो मैंने, मतलब जैसे मैं यूपी से और उस टाइम पे, मतलब मैंने देखा है कि जिसकी पार्टी होती है वो थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस मतलब रहता है उसका। बाकी भैया काफी पेचीदा मामला चल रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जितना अपना स्ट्रांग है ना, कितनी पार्टीज कोई कितना भी इन्फ्लुएंस कर ले, एंड ऑफ द डे जब वहां से डिसीजन गिल्टी नॉट गिल्टी वाला आता है ना, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। नो डाउट आप इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो किसी पे। जैसे बहुत सारे, मैं भी उस पे भी देखी, इंस्टा पे बहुत सारी रील्स आ रही थी कि पहले कभी कांग्रेस ने ही इस चीज की शुरुआत की थी, जो लीकर स्कैम वगैरह जो था उसका, और आज वो ही
हाँ केजरीवाल बोला, इन्होंने मुद्दा उठाया था हर एक चीज। तो कई बार आ जाती हैं चीजें सामने की भैया कौन पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है भैया। यहाँ पर मौके पे कब अपनी पार्टी का बेनिफिट देखना है ये तो हर एक पार्टी देखती है, किस तरीके से बेनिफिट निकाल सके, चाहे वो अलायंस के रूप में निकाल सके या फिर जब मौका आए दूसरे पे इल्जाम लगा के, ये तो हमसे देखा गया। और चाहे वो आम आदमी पार्टी जब पॉलिटिक्स में ये तो कहा था कि कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे ये, और आज फिर वो गठबंधन तो हर एक पार्टी का है। और वही बीजेपी के ऊपर भी यही मैं कहूंगा कि हाँ उन्होंने जैसे वो बहुत सही बोला कि काफी लीडर्स है जिनके ऊपर केस चलते हैं, लेकिन वो अगर उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ठंडे पड़ जाते हैं, हटते नहीं ठंडे पड़ जाते हैं। तो वो चीज है भाई, देखो एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स है। लेकिन कोई भी इल्जाम किसी पे भी लगता है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, देर लगती है सवेर लगती है जैसी, लेकिन प्रॉपर एविडेंस हर चीज आने के बाद ही गिल्टी प्रूवन किया जाता है या नॉट गिल्टी प्रूवन किया जाता है कि ना भैया इस पे इल्जाम लगे गलत थे या सही थे। बस वही है थोड़ा सा कि अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो कितना इन्फ्लुएंस, बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।